हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी के बारे में हमने डिस्कस किया था अब तक इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर शुरू करके, और उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। और भारत के परिचय में दोस्तों हमने बात किया था नाम और स्थिति की, नेमिंग एंड लोकेशन की। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम बात करेंगे दोस्तों, एक हमारा चैप्टर है अलग से, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हिंदी में इसको बोलेंगे दोस्तों अक्षांश व देशांतर। दोस्तों अक्षांश और देशांतर सुनने में तो थोड़ा सा लगता है ऐसे कि हाँ चलो ठीक है, कुछ नहीं है, छोटी सी बातें होंगी, कुछ लाइनें खींची होंगी, उनको हमें जानना है और काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपको वास्तविकता की बात बताऊं, हमारे भूगोल का, इस ज्योग्राफी का लगभग 60% खाली अक्षांशों के ऊपर टिका हुआ है दोस्तों, इन्हीं के ऊपर बेस है। एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं, अगर ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो उन 12 क्वेश्चन में लगभग 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर होते क्या है इनको जानते हैं, और फिर बनाने वाले व्यक्तियों ने इनको किस प्रकार से बनाया होगा, हमें ये बातें जाननी है दोस्तों। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं लैटिट्यूड की। हम लोग बात करते हैं अक्षांश की। दोस्तों पृथ्वी को सबने देखा होगा। हमारी पृथ्वी जो है, कोई कहता कि गोल है, कोई कहता कि गोल नहीं है। लेकिन फिर ये पृथ्वी कैसी है थोड़ा सा देख लेते हैं। पृथ्वी का ये वाला भाग दोस्तों ये गोल ना होकर फ्लैट है, ये चपटा है, ये चपटा है, बाकी सारी की सारी पृथ्वी चारों तरफ से कैसी है, गोल है। और इस प्रकार की जो आकृति होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फीयर नहीं बोलते, उसको हम जियोड बोलते हैं। तो अगर पृथ्वी की यहां से आकार की बात करेंगे तो कैसा आकार है, तो इसका दोस्त आकार है जियोड। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर इसको गोल ही मान ले, स्फीयर ही मान ले, तो दोस्तों देखिए क्या होगा। मैंने कहा कि पृथ्वी एक गोला है, पृथ्वी गोल है, तो कहीं ना कहीं इस गोले का एक केंद्र होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा। मैंने मान लिया यहां से, ठीक है। या फिर मैं आपको इतना कह दूं कि इस पृथ्वी को भाई साहब बराबर 2 भागों में डिवाइड कर दो, तो मैं क्या करूंगा, यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसा करूंगा जो तरीके से दिखे, है कि नहीं, लगे कि हाँ तहजीब से काम किया है। इस प्रकार से मैंने इस पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। दोस्तों मेरा एक बात यहां से आपको याद रखना है, अगर ये वाली लाइन इस पृथ्वी को, इस अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो जाहिर सी बात है कि ये लाइन बिल्कुल इस पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई साहब ये बीच से नहीं गई है, आपको ये लाइन दोबारा से बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांट दिया है, तो जिस लाइन के माध्यम से आपने उसको बराबर भागों में बांटा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसी लाइन के नीचे छिपा होगा क्या, उस पृथ्वी का केंद्र बिंदु। तो या तो आप ये वाली लाइन कहिए या फिर केंद्र बिंदु कहिए, बात एक ही है। लेकिन ये वाली लाइन है क्या, कैसे कहेंगे कि बराबर भागों में बांटने वाली लाइन, ऐसे ही कहेंगे, नहीं। सुनिएगा, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ को हम कहते हैं भूमि या फिर भू। भूमि के, पृथ्वी के अंदर से होकर जाने वाली, या फिर बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाने वाली, बिल्कुल मध्य से होकर जाने वाली रेखा को हम दोस्तों कह सकते हैं भूमध्य रेखा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों इक्वेटर लाइन। कोई भी सीधी लाइन या तो 180 डिग्री की होती है या फिर 0 डिग्री की होती है। 0 डिग्री
जब हमारे पास में है तो हम इतना बड़ा क्यों लें 180 डिग्री। हमने इसको क्या कहा, हमने इस भाई साहब को 0 डिग्री कहा। दोस्तों ये 0 डिग्री जो यहाँ पर अभी बनाया है ये है हमारा इक्वेटर लाइन। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ अक्षांश की बात कर रहे थे, कहाँ इस पे लेके आ गए, है कि नहीं, घुमा दिया यहीं से। तो आइए दोस्तों समय को व्यर्थ नहीं करते और बात करते हैं अक्षांश के बारे में। एक बात बताइए, विषुवत रेखा ये है, भूमध्य रेखा ये है, इक्वेटर है। अगर मैं यहाँ से दोस्तों कोई भी एंगल ले रहा हूँ, एंगल क्यों लिया मैंने उस चीज़ के बारे में बाद में जानेंगे, यहाँ पे रख दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को, बताऊंगा आपको बाद में क्यों लिया था। मैंने यहाँ से कोई एंगल लिया और एंगल मैंने ले लिया दोस्तों ये 35 डिग्री का। कितने डिग्री का, 35 डिग्री का। तो जैसे मैंने एंगल यहाँ लिया ऐसे ये चारों तरफ होगा कि नहीं, या फिर ऐसे कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक ये इस कोण का आधार होगा, यहां से लेकर यहां तक ये कोण होगा और यहां से लेकर यहां तक ये कोण, ये दूरी एंगुलर डिस्टेंस होगी। और जहां पर ये एंगुलर डिस्टेंस जाके खत्म हो रही होगी दोस्तों, उसी पॉइंट से इक्वेटर के पैरेलल आपको एक लाइन डालनी है दोस्तों। इक्वेटर के पैरेलल विषुवत रेखा के समांतर आपको एक लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है दोस्तों। और वही लाइन हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, वही लाइन कहलाएगी लैटिट्यूड, वही लाइन कहलाएगी अक्षांश। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं यार अक्षांश हमने कभी ऐसा देखा तो है नहीं। पूरी पृथ्वी पर कोई भी मैप देखते हैं, ग्लोब देखते हैं, अक्षांश से थोड़े ना बने होते हैं, वो तो किसी दूसरे तरीके से बने होते हैं। तो दोस्तों तरीका यही है, बस थोड़ा सा फेरबदल करना है। अब सुनिएगा, मैप के ऊपर आपको इस प्रकार से लाइनें दे दी जाती है, यहाँ पे लिखा रहता है 35 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड ये सब। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश है क्या? इसी के बारे में पता लगाने के लिए हमने एंगल यहाँ से लिया है। आपको याद रखना है कितने भी डिग्री का कोई अक्षांश होता है वो उसी डिग्री के एंगल से बनाया हुआ होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अक्षांश गलत हो जाएगा, ध्यान रखना मेरी बात का। अब क्या है, ये जो यहाँ पर एंगल था 35 डिग्री का दोस्तों, मुझे यहाँ से इसको हटाना है। अगर मुझे इसको हटाना है यहाँ से तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को यहाँ से हटाया और इसको पैरेलल ही रहने दिया, ठीक है। लेकिन अब ये 35 डिग्री का है या 180 डिग्री का है? मुझे तो 180 डिग्री या 0 डिग्री दिख रहा है। फिर आप लोग कहेंगे कि नहीं अभी तो 35 डिग्री से बनाया था। तो दोस्तों वास्तव में 35 डिग्री है। तो किसी अक्षांश के पीछे या आगे जो डिग्रियां लगी रहती है किस प्रकार से लगाई जाती है, वो ऐसे लगाई जाती है दोस्तों। यहां से उस एंगल को उठाते हैं और यहां से उठा के बाहर रख देते हैं उसी अक्षांश के सामने। लेकिन जिस प्रकार से हमने ये अक्षांश बनाया है यहाँ पर, इसी प्रकार से ये अक्षांश दोस्तों यहाँ पर भी तो बन सकता है। ये कोई एंगल ले लिया 35 डिग्री का, मैंने यहाँ से इसको मिला दिया, पैरेलल लाइन बना दे, लगभग पैरेलल बना देना भाई। इस एंगल को उठाया, यहाँ से बाहर ले गया और कहा कि ये 35 डिग्री लैटिट्यूड है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या हो गया, ऊपर भी 35 डिग्री है और नीचे भी 35 डिग्री। अब दो चीज़ें एक जैसी कैसे हो सकती है भाई? आ जाओ जरा देख लेते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर हमने पहले 1 डिग्री बनाया होगा, 2 बनाया होगा, 3 बनाया होगा, तभी हम 35 तक पहुंचे। मैक्सिमम यहाँ तक कितने पहुंच सकते हैं? 90 तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से 0 से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 करके बनाया होगा। यहाँ तक जाते जाते हम कितने बना सकते हैं? 90 बना सकते हैं। तो दोस्तों 0 से 90 लैटिट्यूड तो ऊपर होंगे, 0 से 90 लैटिट्यूड नीचे की तरफ होंगे, आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात यह है कि इन दोनों यहाँ पर उपस्थित जितने भी अक्षांश हैं, यहाँ पर उपस्थित जितने भी अक्षांश हैं, उन सब की हम पहचान कैसे करेंगे ये आपको जानना है दोस्तों। एक बात ध्यान रखनी है, ये जो विषुवत रेखा थी, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा का कार्य क्या था दोस्तों? भूमध्य रेखा का कार्य था इस पृथ्वी को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर देना, था कि नहीं? तो अगर यहाँ पर इस विषुवत रेखा ने, भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर दिया था और पृथ्वी एक गोला थी दोस्तों, तो पृथ्वी के यहाँ पर 2 भाग हो गए, जिसको हम कहेंगे अर्धगोला, जिसको हम कहेंगे हेमिस्फीयर, या फिर जिसको हम कहेंगे गोलार्ध।
क्या कहेंगे, गोलार्ध। तो यहां पर पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं, एक है 0 डिग्री से ऊपर की तरफ, एक है नीचे की तरफ। अब इन दोनों की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? 0 से ऊपर वाला जो नॉर्थ डायरेक्शन में है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। जो 0 से नीचे वाला है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे दोस्तों। अब जो यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपके सामने आया है, अब आपको यहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित जितने भी अक्षांश होंगे, उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित जितने भी अक्षांश होंगे वो सारे के सारे अक्षांश कैसे होंगे दोस्तों? वो सारे के सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश होंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित जितने भी अक्षांश हैं वो सारे के सारे अक्षांश दक्षिणी अक्षांश होंगे। यही कारण था कि यहाँ पर हम लगा रहे हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड और यहाँ पर लगा रहे हैं सदर्न लैटिट्यूड। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश। अब जैसे मैंने कहा था कि 35 डिग्री का यहाँ पे एंगल लिया है, तो पहले 1 डिग्री लिया होगा, 2 लिया होगा, 3 लिया होगा, 4 लिया होगा, तभी ये 35 पे पहुंचा भाई। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना पहुंच सकता है? 90 तक। आप कहेंगे 91 नहीं जा सकते क्या? तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन 91 पर जाकर जो आप लैटिट्यूड बनाओगे वही लैटिट्यूड आप ऑलरेडी यहाँ पर 89 पे बना चुके होंगे दोस्तों। तो एक ही लाइन को 2 बार खींचने से फायदा कुछ नहीं, इसलिए 90 पे ही रुक जाओ, उसके आगे मत बढ़ो। क्लियर है क्या मेरी बात? आप यहाँ पे 92 बनाओगे ना, तो आप वही चीज 88 पे ऑलरेडी बना चुके होंगे, फिर फायदा क्या? तो एक ही चीज को आप दो तरीके से थोड़ा ना करेंगे, इतना टाइम किसी के पास में नहीं है भाई। तो अब क्या है, अक्षांश समझ में आया? अक्षांश तो समझ में आ गया, लेकिन हमें इतना बता दो ये एंगल हमने लिया क्यों था? ये तो सवाल घूम रहा है मन में भाई। सारी जड़ एंगल ही तो है। अब ये एंगल जो हमने लिया है, जो कोण हमने लिया है, ये कोण हमने लिया क्यों? हमने लिया भी है या फिर भगवान ने दे दिया हमें? तो दोस्तों दिया किसने ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे पास में एंगल पहले से था। किस प्रकार से था थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। आपने कभी भी पृथ्वी का एक ग्लोब देखा होगा, सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों पृथ्वी का जो ग्लोब होता है वो 23.5 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार से यहां पे खड़ा रहता है। क्लियर है क्या दोस्तों? यहां पर पृथ्वी का जो अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर जो झुकाव है, जो एंगल है, जो कोण है, वो कितना है? 23.5 डिग्री। और दोस्तों पूरा बचपन हमें कोण बनाते बनाते निकल गया। 45 डिग्री का कोण बनाओ, 66 डिग्री का कोण बनाओ, ये डिग्री का कोण बनाओ, कोण बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों जब भी आपने कभी कोई एंगल बनाया होगा तो सबसे पहले आप लोग आधार लेते हैं। मैंने जिस 0 डिग्री को आधार मान लिया, विषुवत रेखा को आधार मान लिया। मैंने यहाँ से 23.5 डिग्री, क्योंकि इसको केंद्र मान के मैंने यहाँ से 23.5 डिग्री खींचा गया दोस्तों 23.5 डिग्री। अब देखना पृथ्वी की जो एक्सिस है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देनी चाहिए थी, ये वाली जो यहाँ पे डार्क वाली आपको दिख रही होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो पृथ्वी की जो एक्सिस है आपको तिरछी दिख रही है दोस्तों, यहाँ से ऐसे। अर्थात 0 डिग्री जो था वो 0 डिग्री वर्तमान में यहाँ पर है, यहाँ पर 23.5 डिग्री नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर 23.5 डिग्री होता तो झुकाव नहीं होता, झुकाव 0 डिग्री होता। ध्यान देना मेरे बात को, समझ में आई बात? देखिएगा मैंने कहा कि अगर 0 डिग्री झुकाव यह होता है और 23.5 डिग्री यहाँ पर ये, तो झुकाव में कोई अंतर है भाई? 1 डिग्री यही आने वाला, 2 यही आने वाला, 23.5 यही आने वाला, 24 यही आने वाला। लेकिन अभी जिस स्थिति में आपको ये 23.5 दिख रहा है, इस स्थिति में दिखती है विषुवत रेखा। तो पहले कहाँ होनी चाहिए थी ऐसे, अभी कहाँ है इस प्रकार। तो दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना? 23.5 डिग्री, वही झुकाव है इसके एक्सिस का। क्लियर है क्या मेरी बात? तो आपको ये एंगल किसी ने दिया नहीं, मतलब आपने लिया नहीं दोस्तों, ये चीजें पहले से ही हमारे सामने रखी थी, हमने उस पर ध्यान दिया और उसको उठाकर आपके सामने रख दिया। लेकिन एक बात तो बताइए, जिस व्यक्ति ने आपके लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया हो,
उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, हमारा कर्तव्य है। आ जाओ जरा। जब ये सारे के सारे एंगल इन 23.5 डिग्री झुकाव की देन है, तो आप 23.5 डिग्री झुकाव को भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यूज कैसे करना है देखिएगा जरा। मैंने यहां पे लिया 0 डिग्री। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र, यहां पर विषुवत रेखा को केंद्र मानकर 23.5 डिग्री का मैंने एंगल लिया। कितने डिग्री का दोस्तों? 23.5 डिग्री का मैंने यहाँ पे एंगल लिया और यहां से विषुवत रेखा के पैरेलल एक लाइन खींच दी। इसी प्रकार से मैंने 23.5 डिग्री का एंगल यहां पर लिया और एक पैरेलल लाइन यहां पर डाल दी। इस लाइन को मैंने हटाया, इस कोण को मैंने हटाया। दोस्तों क्या किया? क्योंकि ये तो बन गया अक्षांश, लैटिट्यूड। इसके सामने मैंने रख दिया 23.5 डिग्री। यहां पर ये क्या बन गया? लैटिट्यूड। इसके सामने क्या रख दिया? 23.5 डिग्री। दोनों में अंतर क्या? ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। इस बात को मैं वहीं पे रोकता हूं। अब आइएगा जरा। 0 से लेके 1 2 3 4 90 तक पहुंचेंगे। कितना आएगा? 90 प्लस इधर की तरफ 90, उसके बाद में एक इक्वेटर लाइन। टोटल कितने हो गए? 181। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज 181। आपको याद रखना है हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की जो संख्या है वो 181 है। 181 कैसे होगी? 0 से 1 गए 1 डिग्री चले, 1 से 2 गए 2 डिग्री चले, 2 से 3 गए 1 डिग्री चले। समझ आई बात? लेकिन अगर हम 1 से 1.25, 1.5, 1.25, 2, 2.25, 2.5, 2.25, इस तरह जाएं फिर कितना होगा? लाखों में पहुंच जाएगी बात, है कि नहीं? लेकिन क्या वो कभी पूर्ण अक्षांश होंगे? नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं पूर्ण अक्षांशों की। तो ये 23.5 डिग्री जो आधा है, ना तो 23 है ना 24 है, इसको हम अक्षांश भी नहीं कह सकते। कहेंगे तो लेकिन गिनती नहीं करेंगे अक्षांश में। तो अगर हम इस लाइन की अक्षांश में गिनती नहीं करने वाले दोस्तों, तब इसका क्या करें? भूल जाएं इसको? भूल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अक्षांश निकाले किसने? अक्षांश बनाया किसने? झुकाव दिया किसने? इस भाई साहब ने। तो इसको भूल जाए? नहीं भूलेंगे। तो करना क्या है दोस्तों? इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अलग से इसके लिए उपाधि दे दी, टाइटल दे दिया, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये भाई साहब भूमध्य रेखा पहले से ही आपको बताया था, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो इस प्रकार से कर्क रेखा और मकर रेखा भूमध्य रेखा बनाई गई थी दोस्तों। अब शायद क्लियर हो गया होगा या कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत अगर आएगी तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा हर चीज़ का। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने यहाँ पे अक्षांश के बारे में कुछ बातें जानी है बेसिक, तो अब यहाँ से क्वेश्चंस कितने प्रकार के आते हैं एक बार उनको देख लेते हैं। क्वेश्चंस कितने प्रकार के आते हैं एक बार उनको देख लेते हैं दोस्तों। कि अक्षांश लाइनें, आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर हम कभी भी किसी भी अक्षांश की बात करें या दो अक्षांशों की बात करें, मान लो 1 डिग्री ये है और 2 डिग्री ये है, ये सदर्न और ये सदर्न लैटिट्यूड। तो दोस्तों 1 से 2 डिग्री पर जब हम चलेंगे ना, मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जब हम चलेंगे, तो हम चाहे यहाँ पर खड़े हों, यहाँ पर खड़े हों, यहाँ पर खड़े हों या फिर यहाँ पर खड़े हों, दोस्तों हर एक बिंदु से इस लाइन पर जाने की जो दूरी होगी वो इक्वल होगी। अर्थात ये दोनों लाइनें हो गई पैरेलल, ये दोनों लाइनें हो गई समांतर। तो अगर आप किसी भी दो अक्षांशों की बात करते हैं दोस्तों, तो हमेशा दो अक्षांश अपने आप में होते हैं क्या? पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? और समांतर लाइनें मतलब उनके बीच की दूरी कभी भी किसी भी बिंदु पर अलग अलग नहीं होती, हमेशा एक समान रहती है। लेकिन
एक चीज तो आपको जरूर दिख रही होगी, हमने कहा कि अक्षांशों के बीच की दूरी तो रहती है नियत, लेकिन अक्षांशों की लंबाई नियत नहीं रहती। अब ये कैसा सवाल हो गया? अक्षांशों के बीच की दूरी नियत है, लेकिन अक्षांशों की जो लंबाई है उसमें दिक्कत आ रही है। एक बात बताइए दोस्तों, सामने से ही बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहां से बना, पैरेलल होती है बिल्कुल। क्लियर है क्या मेरी बात? आइएगा जरा, यहां से लेकर यहां तक जितने भी ये 181 आपको लैटिट्यूड दिख रहे होंगे, इन सभी अक्षांशों में सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा दिख रहा है? जहां पे पृथ्वी सबसे ज्यादा फैली हुई है, और सबसे ज्यादा कहां पे फैली हुई है? इक्वेटर पे। तो विषुवत वृत्त, इक्वेटोरियल जो सर्किल है, वो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश है। ये चीज आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगी दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? अगर आपसे पूछे कि शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सबसे छोटा अक्षांश, तो दोस्तों ये रखा दो होते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ये नॉर्थ पोल कहलाता है और ये साउथ पोल कहलाता है। बताएंगे आगे चल के भूगोल में किस प्रकार से खोज हुई इनकी, सारी बातें करेंगे। अभी तो शुरू हुआ है मामला, कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, बेसिक ही जानना है। तो दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपने अभी देखे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है, क्योंकि वो पूछ सकता है बढ़ती है, घटती है, बराबर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि इक्वल रहती है, बराबर रहती है, एक समान रहती है। क्लियर है? सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है? इक्वेटोरियल होता है। सबसे छोटा अक्षांश कौन सा होता है? ध्रुवीय होता है, चाहे वो नॉर्थ पोल वाला हो चाहे फिर साउथ पोल वाला हो। अब दोस्तों एक बात आपको यहां से याद रखनी है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा एक समान रहेगी, लेकिन दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा रहेगी कितनी? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। क्लियर है क्या मेरी बात? तो यहां से इतनी बात करी, क्वेश्चन अभी और भी बनेंगे, इस बात की टेंशन मत लेना कि यहाँ हो गया बस। क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे कैसे कि इन अक्षांशों का यूज हम कहाँ पर किस प्रकार से कर रहे हैं। आपसे पूछेगा 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड कौन से दो द्वीपों की सीमा बनाता है, 9 डिग्री किसकी सीमा बनाता है, वेस्टर्न घाट को कौन डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो यहीं से रिलेटेड है, अक्षांश से ही। तो उनको हम पढ़ेंगे जब उनका उपयोग हम पढ़ेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों हमें एक छोटी सी बात यहाँ से जाननी है देशांतर की, क्योंकि जब तक हमारे पास में अक्षांश और देशांतर नहीं होंगे तब तक दिक्कत हमारे सामने ये रहेगी कि हमें ना तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की लोकेशन पता होगी और ना ही यहाँ का समय पता होगा दोस्तों। तो उनका समय और स्थिति को जानने के लिए केवल 5 मिनट का समय आपको और देना है, और 5 मिनट में हमारी बातें हो जाएंगी पूरी। तो आइए जानते हैं लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं दोस्तों। ज्यादा भारी चीजें नहीं है लॉन्गिट्यूड के बारे में। देशांतर किसे कहते हैं एक बार देखते हैं दोस्तों। वही बात है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, मान लेते हैं फिर भी। अभी तो हमने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार से लाइनें थी, ये क्या था? लैटिट्यूड। लेकिन कई बार आपको पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से लाइनें दिखाई देंगी, इस प्रकार से। अभी हमने नॉर्थ पोल देखा यहाँ पे 90 डिग्री पे, यहाँ पे हमने 90 डिग्री पे साउथ पोल देखा। पृथ्वी के ऊपर खींची गई ऐसी लाइनें होती हैं, ये देशांतर लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। मैं लाइन तो खींच रहा हूं सीधी, लेकिन मेरे से ऐसी ये खींची जा रही है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि लाइन तो बोर्ड पे खींच रहे, फिर सीधी क्यों नहीं खींच रही। लेकिन हम ये लाइनें खींच रहे हैं दोस्तों एक गोले के ऊपर, और जब भी आप कभी किसी गोले के ऊपर इस प्रकार से कोई लाइनें खींचेंगे तो वो लाइनें इसी प्रकार से ऐसे होकर जाएंगी, गोल होकर जाएंगी, क्योंकि आप सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां से लेके यहां तक इसके जो विषुवत वृत्त है, जो इसका इक्वेटर लाइन है दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में आपको बता दिया। जो समझदार इंसान है वो समझ गए, कुछ लोग अभी भी चक्कर काट रहे होंगे बैठ के। देखिए क्या है, मैंने आपको कहा कि जो विषुवत वृत्त है वो सबसे बड़ा वृत्त है, ठीक है, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश है, कह सकते हैं। तो
तो दोस्तों जो विषुवत वृत्त है, अगर मैं उसको ही उठा के सामने रख दूं आपके और फिर मैं आपसे पूछूं अगर वो एक सर्किल है, अगर वो एक वृत्त है, तो क्या उसका एंगल 360 डिग्री होगा? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि वो एक क्या है, वो एक सर्किल है, वो एक वृत्त है। तो दोस्तों एक बात मुझे बताइएगा, अगर यहाँ पे इस विषुवत वृत्त का जो एंगल है वो 360 डिग्री है, तो 1 डिग्री यहाँ पर होगा, 2 डिग्री यहाँ पर होगा, 3 डिग्री यहाँ पर होगा, 4 डिग्री यहाँ पर होगा, 5 डिग्री यहाँ पर होगा। बस मुझे इस डिग्री को यहाँ से ऊपर मिलाना, यहाँ से नीचे मिलाना, इसको हमें यहाँ से ऊपर मिलाना, इसको नीचे मिलाना, इसको ऊपर मिलाना, इसको नीचे मिलाना, बन गए हमारे देशांतर। लेकिन एक बात आपको यहां से याद रखनी है मेरे भाई कि जिस प्रकार से दो अक्षांश हमेशा पैरेलल होते हैं, इसी प्रकार से दो देशांतर कभी भी पैरेलल नहीं होते हैं। यह चीज आपको भली भांति याद रखनी होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पर यह मिल गया नॉर्थ पोल पे, यहां पर यह मिल गया साउथ पोल पे। तो दोस्तों दो देशांतरों के बीच की दूरी यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ। तो आपको याद रखना है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे कम, न्यूनतम या मिनिमम या फिर कहां पर होती है? तो वो होती है ध्रुवों पर, वो होती है पोल्स पे। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होती है, तो वो होती है 0 डिग्री अक्षांश पर, अर्थात हमारी भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर। तो दोस्तों यहां पर सबसे, अभी देखिए सबसे ज्यादा देखी तो आपसे पूछ सकता है कि कितनी होती है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इतना लिख लेना। दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी होती है कितनी? 111.1 किलोमीटर। और न्यूनतम की बात करें तो 0 किलोमीटर। कहां पर? पोल्स पे। इस प्रकार से हमारे देशांतर होते हैं। तो दोस्तों अगली क्लास में हम अक्षांश और देशांतर का उपयोग करेंगे। यहां से देशों की स्थिति निकालेंगे और यहां पर पूरी पृथ्वी का हम टाइम निकालेंगे। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं उन सबको ऐड करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। बात यह है कि दोस्तों हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में साधन हैं, व्यवस्थाएं हैं कि वो हमेशा क्वेश्चंस देखते हैं और लगाते हैं उनको, और लग भी जाते होंगे या नहीं भी लग जाते होंगे, वो आपको पता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज है, कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जिनके पास में पढ़ने का मटेरियल तो मिल गया, लेकिन उस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में उसे कुछ नहीं पता। ज्ञान उसको बहुत है, लेकिन किसी टॉपिक से कितने प्रकार के कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम लोगों ने थोड़ा सा काम किया है और आपके लिए प्रत्येक टॉपिक की जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हमने PDF फॉर्म में रखा है दोस्तों। और जिस किसी भी छात्र को या छात्रा को वो क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए होगी, वो दोस्तों एक नंबर नोट कर लीजिएगा, 7895175750। कॉल मत करना दोस्तों, बैलेंस नहीं डलवाता इसमें, मैं इनकमिंग बंद है इसकी। ठीक है, खाली व्हाट्सएप करना और मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब से लगातार हर एक टॉपिक की आपको PDF भी मिलेगी, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ठीक है, और जितनी भी वीडियो आप देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए तो आप सभी टीचर्स के लेक्चर्स देखें, क्योंकि हर कोई टीचर अपने आप में बेस्ट है, वो क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा है। उसको चाहे रातों जागना है या फिर कुछ भी करना है, लेकिन आपके लिए मटेरियल ऐसा लेके आ रहा है जो आपको आसानी से कहीं से भी नहीं मिलेगा। पढ़ाने के लेवल की अगर बात हो तो बहुत से लोग भागे फिर रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, लेकिन एक छत के नीचे एक पूरी टीम, और उस टीम का हर एक बंदा जिसमें गट्स हैं बहुत तकड़े वाले, और वो आपको पढ़ा रहा है, तो किसी भी बंदे में कोई भी कमी नहीं है। और जैसे मैंने वादा किया था आपसे पिछले हफ्ते कि अगले हफ्ते में हम लोग लेके आएंगे क्या, रीजनिंग टीचर,
और वो हमारे सामने अभी आ चुके हैं। कल से या परसों से रीजनिंग के लेक्चर्स भी आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। बस कमी रही कहाँ, इंग्लिश में। तलाश जारी है, जैसे ही कोई अच्छी फैकल्टी हमें मिलती है। क्यों पढ़ा हुआ एक साल से